गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पिछली क्लास में हमने लंडन इक्वेशंस स्टडी कर ली थी। आज हम करेंगे वेधन गहराई तथा मेसनर प्रभाव की व्याख्या। तो देखिए वेधन गहराई में क्या होती है वेधन गहराई, इसके लिए हम पहले मैक्सवेल इक्वेशंस का यूज़ कर रहे हैं। मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन ले रहे हैं, डेल्टा क्रॉस बी इक्वल्स टू म्यू नोट जे प्लस म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डेल ई और डेल टी। कुल धारा घनत्व यहाँ पर देखिए कुल धारा घनत्व J क्या होगा, J होगा JN प्लस JS। JN क्या है, धारा घनत्व है नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है धारा घनत्व में, उसको हमने JN से व्यक्त किया है। और जो सुपर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उत्पन्न धारा घनत्व है उसे हमने JS से व्यक्त किया है। ये वैल्यू हम रख देंगे डेल्टा क्रॉस बी में। तो डेल क्रॉस बी होगा म्यू नोट JN प्लस JS प्लस म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डेल ई और डेल टी। लेकिन अतिचालक अवस्था में JN और एप्सिलॉन का मान नगण्य होता है। अगर हम माने कि हमारा पदार्थ अतिचालक अवस्था में है जब T लेस देन TC है, उस कंडीशन में JN की वैल्यू जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा धारा घनत्व होगा वो तो ज़ीरो होगा, क्योंकि अतिचालक कंडीशन में नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू ज़ीरो, नंबर ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू ज़ीरो होता है। तो जब नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो उनके द्वारा उत्पन्न धारा घनत्व भी ज़ीरो होगा। इसी तरह से एप्सिलॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, वो क्या मान लेंगे, हम मान लिया हमने कि वो ज़ीरो है। तो डेल्टा क्रॉस बी की वैल्यू क्या बचेगी, म्यू नोट JS। दोनों तरफ कर ले लेते हैं, डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू म्यू नोट डेल क्रॉस JS। डेल क्रॉस JS का मान इक्वेशन 5 से रख देंगे। ये हमने निकाले थे जब हमने लंडन इक्वेशन डिराइव किया था, सेकेंड लंडन इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 5, डेल क्रॉस JS इक्वल्स टू माइनस क्यू स्क्वायर NS अपॉन M इंटू बी। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। तो देखिए इसको खोलते हैं कर्ल को, डेल डॉट बी माइनस डेल टू बी डेल स्क्वायर बी इक्वल्स टू माइनस क्यू स्क्वायर NS म्यू नोट अपॉन M इंटू बी। बट डेल डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। मैग्नेटिक फील्ड में जो डाइवर्जेंस होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसलिए डेल टू बी इक्वल्स टू बचा हमारे पास क्यू स्क्वायर NS म्यू नोट अपॉन M इंटू बी। अब ये जो क्वांटिटी है b के मल्टीपल में, इसको हमने मान लिया 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। डेल टू बी हो गया हमारा 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू बी। यहाँ पर लैम्डा होगी अंडर द रूट m अपॉन क्यू स्क्वायर NS म्यू नोट। अगर आप इसकी विमा निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे, m जो है मास है, q चार्ज है, NS नंबर डेंसिटी है और म्यू नोट चुंबकीय पारगम्यता है। तो अगर आप इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो क्या आएगी, लंबाई की आएगी। तो लंबाई की आने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, वेधन गहराई कहते हैं। वेधन गहराई क्यों कहते हैं, देखिए अगर हम इसका हल निकालें, ये जो इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आई है, डेल टू बी इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू बी, अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालें तो देखिए इक्वेशन 6 का हल b इक्वल्स टू नियत नहीं हो सकता जब तक b की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो। इसका एक सामान्य हल क्या हो गया, b इक्वल्स टू ज़ीरो। और b इक्वल्स टू ज़ीरो होना क्या बताता है हमें, मेजनर इफेक्ट बताता है। यदि b का मान शून्य के बराबर नहीं है तो अतिचालक अवस्था में पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र सममित नहीं होगा। इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान, अगर एक तो हल हो गया b इक्वल्स टू ज़ीरो जो कि मेजनर इफेक्ट को बता रहा है, अगर b की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है तो उस केस में इक्वेशन 6 का जो सॉल्यूशन हम देंगे वो होगा बी एक्स इक्वल्स टू बी नोट एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स ओवर लैम्डा। यहाँ पर बी एक्स क्या है, यह हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब कि दूरी के साथ, दूरी का फलन है ये। एक्स क्या है, यहाँ क्या है, एक्स जो है दूरी को बता रहा है, तो बी एक्स का फलन है और इक्वल्स टू है बी ज़ीरो। इसका बी ज़ीरो क्या बता रहा है, जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो है। एक्स की वैल्यू ज़ीरो होना हमें बताता है पदार्थ के पृष्ठ को, पदार्थ की सरफेस को हमें बता रहा है। तो सरफेस के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी वैल्यू है बी ज़ीरो और एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। एक्स यहाँ पर पदार्थ के अंदर, जब हम पदार्थ के अंदर की तरफ जा रहे हैं तो वो जो डिस्टेंस है, वेरिएबल डिस्टेंस है, वो एक्स बता रही है, और अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर ये जो लैम्डा है इसी को हमने वेधन गहराई या पेनिट्रेशन डेप्थ कहा है। अब देखिए
लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर हम x की वैल्यू लैम्डा पुट कर दें इस इक्वेशन में, x की वैल्यू लैम्डा पुट कर देंगे तो बी एक्स इक्वल्स टू होगा बी नॉट अपॉन ई या एक्सपोनेंशियल पावर -1। तो ये हो गया बी नॉट अपॉन ई। तो इसका मतलब जो लैम्डा है वो कौन सी गहराई होगी, उसका मापन हम किस तरह से कर सकते हैं? तो हम इस इक्वेशन में कहेंगे कि लैम्डा पदार्थ के पृष्ठ से वह दूरी होगी जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का 1/e गुना रह जाता है। पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू b0 है और bx की वैल्यू b लैम्डा के ऊपर कितनी रह गई, b0 अपॉन ई। तो लैम्डा जो है चुंबकीय क्षेत्र के वेधन दूरी के परिमाण को बताता है, इसलिए इसे लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ भी कहते हैं। लैम्डा को क्या कहते हैं? लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ कहते हैं। इक्वेशन 7 से ये ज्ञात होता है कि वेधन गहराई लैम्डा अतिचलन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ns के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से हम देख सकते हैं लैम्डा की वैल्यू m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी m के रूट के प्रोपोर्शनल है, सभी में घात हाफ आएगी तो m की पावर हाफ के प्रोपोर्शनल होगी। मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इसकी वेधन गहराई होगी। इसी तरह से Q के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। चार्ज जितना ज़्यादा होगा लैम्डा उतनी ही कम होगी। NS के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही लैम्डा कम होगी। तो ये लैम्डा की जो है डिपेंडेंसी है कि किस तरह से निर्भर होगी। तो देखिए यहाँ पर NS के वर्गमूल के व्युत्क्रमणपाती होती है और NS क्या होता है? द नंबर डेंसिटी ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए 0 केल्विन टेम्परेचर पर NS की वैल्यू क्या होती है? अधिकतम होती है। 0 केल्विन टेम्परेचर पर जब पूरी तरह से सुपर कंडक्टिंग स्टेट एक्वायर कर लेता है मटेरियल, उस केस में NS की वैल्यू, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स हम क्या मानते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पर सुपर इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफॉर्म हो गए, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर NS की वैल्यू मैक्सिमम होती है। उस केस में लैम्डा की वैल्यू मिनिमम होगी। तो जब पूरी तरह से सुपर कंडक्टिंग स्टेट है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक फील्ड पदार्थ को पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। ये हमने मेजनर इफेक्ट से देखा था। उस केस में चुंबकीय बल रेखाएं पदार्थ से बाहर की तरफ निकलती हैं, पदार्थ के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ से भी हमें ये रिजल्ट देखने को मिलता है कि जब 0 केल्विन टेम्परेचर पर NS की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, इसका मतलब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स सुपर इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हो गए, उस केस में लैम्डा की वैल्यू मिनिमम होगी। देखिए क्रांतिक ताप TC के ऊपर जब हम TC तापमान तक जाएंगे तब NS का मान 0 की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि TC के ऊपर सभी इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हो जाते हैं। तो TC के ऊपर जब NS की वैल्यू 0 की तरफ अग्रसर होगी तो लैम्डा का मान अनंत की ओर अग्रसर होगा। लैम्डा का मान अनंत की ओर अग्रसर होने का मतलब ये हुआ कि वेधन गहराई जो लाइन ऑफ फोर्सेस है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, वो पूरे पदार्थ के अंदर पेनिट्रेट कर सकती हैं या पूरे पदार्थ के ऊपर, संपूर्ण पदार्थ पर छा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। तो इस केस में जो पदार्थ की स्टेट होती है वो नॉर्मल स्टेट में ट्रांजिट कर जाती है। अब देखिए फ्लक्स क्वांटाइजेशन। जब किसी अतिचालक पदार्थ से बने रिंग को सामान्य ताप पर चुंबकीय क्षेत्र B में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का अभिवाह सभी स्थानों में से पारित होता है। ये हम बात कर रहे हैं नॉर्मल स्टेट में है। हमारा मटेरियल क्या है? नॉर्मल स्टेट में है। मटेरियल तो सुपर कंडक्टर है लेकिन उसका तापमान ग्रेटर देन TC है या वो नॉर्मल स्टेट में अभी एट प्रेजेंट रह रहा है। तो उस केस में चुंबकीय क्षेत्र का जो अभिवाह होगा, जो मैग्नेटाइजेशन होगा, वो संपूर्ण पिंड को पेनिट्रेट करेगा, जैसा कि फिगर A से हमें शो हो रहा है। तो देखिए वलय का, और पदार्थ को हमने किसकी फॉर्म में लिया है? एक रिंग की फॉर्म में लिया है। तो देखिए वलय का ताप क्रांतिक ताप से कम करें अगर हम, तो वलय के अनुप्रस्थ काट से चुंबकीय अभिवाह का अपवर्जन होता है। तो अगर अब इस केस में जब पेनिट्रेट कर रहा है, जब T ग्रेटर देन TC है और अचानक से हमने T लेस देन TC कर दिया, तापमान को एकदम से कम कर दिया, जिससे कि तापमान TC से, क्रांतिक ताप से कम वैल्यू अगर हम कर देंगे, तो उस केस में जो मटेरियल है, मटेरियल कहाँ है? केवल इस रिंग की परिधि के ऊपर। ये जो रिंग का मटेरियल है यहाँ पर, जो सॉलिड फॉर्म है, इसी के अंदर मटेरियल विद्यमान है। तो यहाँ से
चुंबकीय बल रेखाओं का क्या होगा, अपवर्जन होगा। लेकिन जो अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इसमें ट्रैप हो जाएगा। ये जो खाली जगह होगी, जो रिंग का खाली स्थान है, बीच का जो सर्कल है, इस सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड ट्रैप हो जाएगा। यदि आरोपित चुंबकीय क्षेत्र बी का मान 0 कर दिया जाए तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार विध्वंसी क्षेत्र के द्वारा अतिचालक वलय के अंतः पृष्ठ पर चिरस्थायी धारा प्रेरित हो जाती है, जो वलय के छिद्र में चुंबकीय अभिवाह को ट्रैप कर उसे बनाए रखती है। अब देखिए, इस केस में जब हमने सबसे पहले तो T लेस देन TC किया है, T लेस देन TC किया है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का अपवर्जन होगा, लेकिन बीच वाली रिंग से बीच वाले सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड ट्रैप हो जाएगा। जैसा है वैसा ही, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, क्योंकि बी की वैल्यू नियत होती है। अकॉर्डिंग टू मेसनर इफेक्ट क्या होती है, बी की वैल्यू नियत होनी चाहिए। इस केस में अगर हमने बी को अचानक से 0 कर दिया, बी क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर हमने बाहरी रूप से लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू 0 कर दी है, उस केस में क्या होगा कि ये जो अंदर ट्रैप था मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसके द्वारा जो इस रिंग में एक चिरस्थायी, मतलब एक लॉन्ग टर्म तक बहने वाली धारा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये क्या है, सुपर कंडक्टर है, और सुपर कंडक्टर का प्रतिरोधकता अप्रॉक्सीमेट 0 होती है जब T लेस देन TC होता है। तो उस केस में यह धारा एक लंबे टर्म तक चलने वाली धारा होगी, और इस धारा की वजह से एक अनादर मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, जो कि इस रिंग के अंदर क्या होगा, ट्रैप हो जाएगा इस करंट की वजह से। ओके, तो जब चिरस्थायी धारा कम होती है तो इसके साथ ही जो ट्रैप्ड मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो भी कम होता जाता है। जैसे जैसे करंट की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो कि करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। और करंट जब 0 हो जाएगी तो ये इंड्यूस्ड फ्लक्स भी 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ये देखा गया कि वलय के बीच में ट्रैप्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्वांटाइज्ड होता है, और यह H/Q के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है, कि पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो ये हम इसको प्रूव करेंगे कि यह जो फ्लक्स की वैल्यू है, यह H/Q के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। और अगर किसी क्वांटिटी को अगर किसी के मल्टीपल के फॉर्म में माना जाता है, तो इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या है, क्वांटाइज्ड है। जिस तरह से एनर्जी को फोटोन के की मल्टीपल की फॉर्म में माना गया था, NH की फॉर्म में माना गया था, तो वहाँ पर हमने क्या कहा था कि एनर्जी क्वांटम मैकेनिकली क्या होती है, एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। इसी तरह से यह जो मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, जो ट्रैप हुआ है इन ड्यू टू द करंट जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स था, इस फ्लक्स को क्या क्वांटम थ्योरेटिकली क्या प्रूव किया गया कि यह फ्लक्स H/Q के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। यहाँ पर Q अतिचालन इलेक्ट्रॉन्स का नेट चार्ज है, अतिचालन इलेक्ट्रॉन्स का नेट चार्ज है। अब यहाँ पर आप ये ना माने कि यह जो चार्ज है इसकी वैल्यू E होगी, क्योंकि अभी हम प्रूव करेंगे कि जो अतिचालन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका चार्ज E नहीं होता, बल्कि 2E होता है, डबल होता है। इसका मतलब दो तरह के चार्ज अतिचालन इलेक्ट्रॉन्स को निर्माण करते हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो क्वांटाइजेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स का, ये किस तरह से होता है। सुपर कंडक्टिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका चार्ज 2E क्यों होता है, तो ये सब हम देखेंगे। BCS थ्योरी को हम पढ़ेंगे, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।